Good evening, students. This is the second part of the lecture number 1. So, yesterday we have started the new topic, that is spring and the design of the springs. So, this is the new topic. First lecture I have already given, and this is the second lecture, or you can say the part of the first lecture, because that lecture was a little bit big actually. So, and moreover, ये जो मैं अभी जो part आपको करवाऊंगा, this is very important part of this spring, because here I am just telling you some important terms which are used in case of the compression helical springs, right? So this is you can say this is lecture number 2. जी इसलिए मैंने इस पार्ट को सेपरेट करना चाहता था इस लेक्चर को, बिकॉज द टर्म्स विच वी आर यूजिंग हियर फॉर द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से, एंड मोर ओवर फॉर द डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग. ये जो पैरामीटर्स मैं आपको जहां पे करवाने जा रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश करें, एंड दीज आर ओनली द पैरामीटर्स विच वी विल टेक व्हेन वी विल डिजाइन द स्प्रिंग, राइट? सो हमारा क्या है, ये टर्म्स यूज्ड इन केस ऑफ कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग्स, राइट? तो जो जहां पे जो स्प्रिंग का मैंने इंट्रोडक्शंस दिया था, इन दैट lecture I have given the definition of the spring, types of the springs also, the material used for the springs, applications of the springs. So almost theory part I have covered, complete theory part I have covered. And now this is the second part of the lecture, that is very important part. And ये जो terms हैं, जब हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का आप डिजाइन करेंगे तो ये टर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसी बेसिस के ऊपर आपको यू मस्ट नो दैट द एक्चुअली डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स, मतलब क्या है इनका, इसके बारे में आपको समझना चाहिए. और यही टर्म्स के लिए मैं सेपरेट जहां पे जो लेक्चर मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, सो दिस इज द सेकंड लेक्चर. तो पहले ही टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है जहां पे सॉलिड लेंथ, राइट? solid length means when we compress the spring, कौन सा स्प्रिंग? compression helical spring. When we apply the load on the spring like this, compressive load, जब हम स्प्रिंग के ऊपर लगाएंगे यहाँ पे स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग की कंप्रेशन होगी, राइट? और स्प्रिंग की जो कंप्लीट कंप्रेशन होगी, राइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो कह सकते हैं व्हेन द compressive helical spring is compressed by applying the load, compressive load on the spring, right? Compressive load on the spring until or unless the coils, until or less
the coils comes very close to each other, right? When the compression helical spring is compressed by applying the load, until or unless the coils come very close to each other, so the length we will get in that case, so the length जो हमें मिलेगी, so the length of the compressed, so the length of the compressed spring is known as solid length. समझाया ये बात? So this is compression helical spring. When we will compress this, जब मैं ऊपर से लोड कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा, नीचे से कंप्रेसिव लोड लगाऊंगा, तो जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये जो काइल्स होंगे ये क्या करेंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे, और सारे काइल कंप्रेस्ड होने के बाद जो हमें लेंथ मिलेगी when all the coils closely compressed to each other, and the length which we will get at that time, that is called the solid length. उसको हम क्या बोलते हैं, solid length. And this is equal to n dash into d. This is equal to n dash into d. You understand? तो ये n dash भी होना चाहिए आपको पता. n dash क्या है? This is the total number of coils, in the spring. जो टोटल नंबर ऑफ काइल है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, एन डैश के साथ. एंड डी क्या है, व्हाट इज द डी? डी इज द स्प्रिंग वायर डायामीटर. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डी? डी इज द स्प्रिंग वायर, डी इज द स्प्रिंग वायर डायामीटर. यू अंडरस्टैंड? तो सॉलिड लेंथ आपका आ गया, इधर लिख लेते हैं. सॉलिड लेंथ, अगर सॉलिड लेंथ दिस इज इक्वल टू एन डैश इंटू डी, तो एन डैश क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ काइल्स. और जब ये बिल्कुल कंप्रेस स्टेट में है तो टोटल नंबर ऑफ काइल इनटू डायामीटर अगर हम करते हैं तो सो वी विल गेट द लेंथ. टोटल नंबर ऑफ काइल मल्टीप्लाइड द diameter of the wire. So this is called the length of the spring, compressed spring, which is known as solid length. You understand? So this is the solid length. This is one important parameter. ये बहुत important parameter है. This is one of the most important parameters. You must know the solid length. Solid length का you must understand the meaning of the solid length. क्योंकि जब ये spring जो है uncompressed state में होगा तो आप देखिए जहां पे क्या है, जहां पे गैप है, सो जहां पर भी गैप है, जहां पर भी गैप है, जहां पर भी गैप है, तो ये आपकी जो है सॉलिड लेंथ नहीं है, बिकॉज दिस इज अ फ्री लेंथ. फ्री लेंथ क्या है, व्हेन द स्प्रिंग इज नॉट इन द कंप्रेस्ड पोजीशन. फ्री लेंथ इज जब स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड पोजीशन में नहीं है. हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं. When the spring is not in the compressed position, so that length is called the free length. But when we will compress the spring by applying the compressive load on that, so at that time the length you will get, because up compression spring mein when you will apply the load and when the coils are very closely contact to each other, complete compress करना है. तो जब कंप्रेशन कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा कि जो काइल्स हैं दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर.
You understand? Only there is a very small clearance between the two coils that we have neglected here. I am not taking the consideration of the clearance. तो जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो अगर मैं मैथमेटिकली if I want to say that find the length of that spring, find the length of that compressed spring, तो वो क्या होगा, जितने टोटल नंबर ऑफ कॉइल होंगे अगर हम उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्प्रिंग के वायर डायमीटर से तो वो आपको क्या मिलेगा, सॉलिड लेंथ मिलेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्री लेंथ। So this is the solid length. अब second important parameter is free length. तो दूसरा जो important parameter है इसका, जो टर्म्स हम यूज करते हैं वो क्या है, फ्री लेंथ। सो फ्री लेंथ मीन्स, जैसे आप इसके नाम से ही यू कैन अंडरस्टैंड फ्री लेंथ। फ्री लेंथ मीन्स व्हेन द स्प्रिंग एट इट्स ओन पोजीशन, बिकॉज in that case you can say we are not applying any compressive load on the spring. जैसे स्प्रिंग की मैन्युफैक्चर कंडीशन है, एज दैट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं कि जो कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग जैसे मैन्युफैक्चर्ड किया है, तो उस वक्त जो लेंथ होगी that is called the free length, because we have not compressed the spring, we have not applied any compressive load on the spring. The spring which is in the usual, or you can say in the original condition what we have got, so that length of the spring, if you will measure the length of the spring, that length you can say the free length. तो free length की definition होगी, it is defined as length of the spring in an incompressed position, length of the spring in case of incompressed position, right? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन केस ऑफ इनकम्प्रेस्ड पोजीशन, जब स्प्रिंग की जो लेंथ इनकम्प्रेस्ड पोजीशन में होगी, राइट, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग in compressed position, or you can say or in the unloaded condition, जब उसके ऊपर हम कोई लोड अप्लाई नहीं करते हैं, द स्प्रिंग whatever we are getting from the manufacturer, helical spring, we are not applying any load. When the spring is at that position, उस वक्त जो उसकी लेंथ होगी, अगर हम लेंथ कहें कि इसकी लेंथ को आप मेयर करो और उसका नाम तो ये कौन सी लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द फ्री लेंथ। अब देखिए मैथमेटिकली अगर फ्री लेंथ को हम डोनेट करें तो मैथमेटिकली फ्री लेंथ किसके बराबर होगी, मैथमेटिकली फ्री लेंथ को सपोज मैं डोनेट करता हूं LF से। फ्री लेंथ देखिए, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं इसमें, सपोज मैं कहता हूं N डैश इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स एंड D इज द स्प्रिंग वायर डायमीटर, राइट। तो
तो पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें टोटल नंबर ऑफ काइल्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ काइल्स हैं सपोज इसके एन डैश, डी इसका स्प्रिंग बाय डायामीटर है, तो पहले तो ये आ जाएगा एन डैश इंटू डी, एन डैश इंटू डी, ये तो हो गया इसका सॉलिड लेंथ, राइट, एन डैश इंटू डी। अब देखिए इसमें क्या है, एन डैश इंटू डी, दिस इज द अनलोडेड कंडीशन ऑफ द स्प्रिंग। Then we will apply the, suppose if I will apply the compressive load on the spring, तो जो सॉलिड लेंथ होगी, अगर उसमें सॉलिड लेंथ कैसे बनेगी कि ये जो आपकी फ्री लेंथ है उसके ऊपर जब हम लोड लगाएंगे तो इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होगी, इसमें मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगी वो कितनी होगी, तो ये भी टर्म इसमें ऐड हो जाएगी, डेल्टा डिफ्लेक्शन है डेल्टा एम मैक्सिमम, ये हो गया। उसके बाद भी फ्री लेंथ नहीं निकला, एक तो आ गया एन डैश इंटू डी टोटल नंबर ऑफ काइल्स इंटू डायमीटर ऑफ द वायर। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं सॉलिड लेंथ जो मुझे मिली इसमें स्प्रिंग की, मैं इसमें इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को ऐड कर देता हूं कि हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी है, डेल्टा मैक्सिमम, वो भी तो इसमें ऐड होगी ना जब मैं इसकी फ्री लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। सॉलिड लेंथ प्लस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड प्लस क्लियरेंस भी तो इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें, जो क्लियरेंस होगा वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो जो क्लियरेंस हम इसमें लेते हैं, अगर इन केस ऑफ डिफ्लेक्शन के केस में सपोज इफ आई हैव टू फाइंड द क्लियरेंस, कि इसमें कितना क्लियरेंस लेना चाहिए, दैट इज द 15% ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट। तो कितना लेते हैं हम, प्लस 15% ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, राइट। तो जब तीनों चीजों को हम ऐड करेंगे, सॉलिड लेंथ जो तो आपकी फिक्स होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको मालूम है, डायमीटर ऑफ द वायर भी मालूम है। अब सॉलिड लेंथ के बीच में हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देंगे, तो स्प्रिंग जो है मैक्सिमम जब डिफ्लेक्शन दिया इसको, तो ये स्प्रिंग अनकंप्रेस पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर हमें क्लियरेंस भी इसके बीच में, सॉलिड लेंथ के बीच में क्लियरेंस को भी ऐड करता हूं, तो ये जो तीनों क्वांटिटीज है एन डैश डी प्लस डेल्टा मैक्सिमम प्लस 15% ऑफ डेल्टा मैक्सिमम, सो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो यू विल गेट द फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। यू अंडरस्टैंड ये फार्मूला कैसा बना, कैसे बना, यू विल गेट द फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन यू विल ऐड ऑल दीज थ्री टर्म्स। तो फ्री लेंथ का फार्मूला हमारे पास हो गया, दैट इज फ्री लेंथ हमारे पास हो गया, इसको इससे लिखते हैं एन डैश इंटू डी प्लस डेल्टा मैक्सिमम प्लस 0.15 डेल्टा मैक्सिमम। यू अंडरस्टैंड, सो दिस इज योर फ्री लेंथ। ये आपका क्या आ गया, दिस इज योर फ्री लेंथ। ये हो गया इस टर्म्स में। अगर मैं क्लियरेंस इन केस ऑफ एमएम लेता हूं, सपोज ये मैंने क्लियरेंस लिया 15% ऑफ डेल्टा मैक्सिमम, राइट। ये मैंने क्या क्लियरेंस लिया, 15% ऑफ डेल्टा मैक्सिमम। और अगर मैं इन केस ऑफ क्लियरेंस में इसकी एमएम में लूंगा, इसको मिटा देते हैं, ये लिख लीजिए आप। तो दूसरा फार्मूला भी इसका अगर मैं एमएम में लेता हूं तो दूसरा फार्मूला भी आप बना सकते हैं कि अगर clearance between the two coils, I am taking here the clearance between the two coils कितना है, clearance between the two coils clearance between the two coils, suppose I take 1 mm
this is the clearance between the two coil between 1 mm, right? So in this case, अगर मैं LF फ्री लेंथ की बात करूं तो पहले तो सेम आएगा आपका N डैश इंटू D प्लस डेल्टा मैक्सिमम, वो भी सेम रहेगा कि कितना जो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो सकता है, कंप्रेस होगा, डिफ्लेक्शन इसकी मैक्सिमम कितनी होगी, दैट वी विल ऐड हियर डेल्टा मैक्सिमम प्लस N डैश -1 इंटू 1 mm। अब देखिए ये N डैश -1 ये कैसे आया? N डैश आपका है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द कॉइल, यू अंडरस्टैंड, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द कॉइल्स। अब जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, व्हेन वी विल अप्लाई द लोड, ये हम आगे पढ़ेंगे, इसमें इसकी एंड कंडीशंस के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो फॉर इज सीटिंग व्हेन वी अप्लाई द लोड, तो आपका वन कॉइल जो है, वन कॉइल दैट इज इनएक्टिव कॉइल। अब इनएक्टिव कॉइल क्या होता है? व्हेन देयर इज नो स्प्रिंग एक्शन। एक कॉइल जब हम कंप्रेस करेंगे, राइट, कंप्रेस करेंगे इस तरीके से, तो वन कॉइल दैट इज अटैच्ड विद द रिजिड प्लेट, यू कैन से, राइट, बिकॉज इट इज स्क्वायरर। यहां पे तो खैर मैंने इस तरीके से बढ़ाया है, अदरवाइज इसका जो इफेक्टिव हमारा है एंड पोजीशन की बात करें तो दैट इज अ स्क्वायर्ड एंड ग्राउंड एंड। स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड क्या होता है कि जो लास्ट कॉइल होगा, फर्स्ट वी विल स्क्वायर इट एंड देन वी विल ग्राउंड दिस कॉइल perpendicular to the axis of this helix, right? So this is very important and condition, squared and ground and position। तो इसमें आपका वन कॉइल जो है दैट इज द इनएक्टिव कॉइल। इनएक्टिव कॉइल का मतलब देयर इज नो एक्शन ऑफ द स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग का कोई एक्शन नहीं होगा। जब हम कंप्रेस करेंगे तो ये वन कॉइल जो है ये आपका इनएक्टिव रहेगा, बिकॉज इट इज अटैच विद द सीटिंग, राइट। जो सीटिंग होगी जहां पे हम लोड अप्लाई करेंगे तो ये उसके साथ अटैच होगा, तो इसमें ये कॉइल आपका इनएक्टिव कॉइल होगा, यू अंडरस्टैंड। तो अगर तो एक्टिव कॉइल हमारे कितने हो गए, जिसमें क्लियरेंस होगा वो हमारे एक्टिव कॉइल कितने हैं, दैट इज N डैश -1। N डैश था आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, और व्हेन वी विल मेक द एंड पोजीशंस, इसको एंड पोजीशंस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब इसकी हम एंड पोजीशंस बनाते हैं, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट आई विल टेल यू कि एक स्प्रिंग की एंड पोजीशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब है N डैश -1 जो पोजीशन है, N डैश -1 ये हो गया आपका नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, राइट। तो जो क्लियरेंस होगी इसमें, जो क्लियरेंस होगी, एक तो आपका क्या है, जो आपकी इसकी सिटिंग है ये उसके साथ अटैच है, तो इसमें तो क्लियरेंस जो है नहीं होगी। तो जो क्लियरेंस होगी वो क्या होगी, N डैश टोटल नंबर ऑफ कॉइल -1 इंटू 1 mm, राइट। तो ये आपकी टोटल क्लियरेंस होगी इसके बीच में, कि टोटल क्लियरेंस कितनी है। तो ये आपका आ गया N डैश इंटू D प्लस डेल्टा मैक्सिमम plus N dash -1 into 1 mm when the deflection, this formula you can also write down, and the other one which I have already given that you can also write down, that is the N dash D plus delta maximum plus 15% of the deflection। अगर आपने डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ क्लियरेंस इन केस ऑफ डिफ्लेक्शन लेनी है तो जितनी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी उसका आप 15% ले लीजिए। सो 15% ऑफ द डिफ्लेक्शन, तो ये आपका क्या बनेगा, फ्री लेंथ। यू अंडरस्टैंड दिस, ये फ्री लेंथ आपको क्लियर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, फ्री लेंथ, इसको आप नोट कर लीजिए। जो पहले भी मैंने दिया, LF इज इक्वल N डैश D
plus delta maximum plus 0.15 delta maximum R. This is also the relation n dash d plus delta maximum plus n dash minus 1 into 1 mm, right? Now, the next one is spring index. Next one क्या है? That is the spring index. Of spring index. This is denoted by C. किसके साथ डिनोट करते हैं? C. अब स्प्रिंग इंडेक्स क्या होगा? देखिए, सपोज जे आपका हेलिक्स कॉइल है, हेलिक्स की तरह इसको बाउंड किया है हमने. सो डी इज द डायमीटर ऑफ द कॉइल. पहले देखें डी क्या है, जहां पे डी आ गया आपका डायमीटर ऑफ द कॉइल. डी जो कॉइल का डायमीटर है. देन हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग कैसे करते हैं? वी बाउंड द कॉइल राइट इन द शेप ऑफ हेलिक्स. तो वो जो डायमीटर होगा हेलिक्स का, तो डी वो हम डोनेट करते हैं इससे डी के साथ. तो ये कह सकते हैं ये जो आपका वन टर्न है, जो आपका कॉइल है, उसका डायमीटर जो है दिस इज इक्वल टू डी. कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द कॉइल. स्मॉल डी दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर. जो स्प्रिंग वायर है, राइट. therefore C is equal to spring index. C क्या है आपका? spring index. This is equal to ratio of the diameter of the coil to the diameter of the spring wire. That is ratio of this D upon D, right? D upon D. तो ये रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द कॉइल टू द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर. तो ये आपका आ गया स्प्रिंग इंडेक्स, राइट. अब नेक्स्ट आ गया इसका स्प्रिंग फोर्स. तो स्प्रिंग फोर्स ये आपका स्प्रिंग फोर्स आर, इसको हम स्प्रिंग इंडेक्स भी कहते हैं, आर स्प्रिंग रेट भी कहते हैं, राइट. तो ये सारे नाम मैं लिख रहा हूं बिकॉज आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं. स्प्रिंग रेट, स्प्रिंग फोर्स या स्प्रिंग इंडेक्स या स्प्रिंग रेट. एंड दिस इज डिनोटेड बाई के. ये किसके साथ डिनोट करते हैं? के साथ डोनेट करते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन. लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना लोड जो है लगेगा. सो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन आर यू कैन से लोड रिक्वायर्ड कर लो. लोड रिक्वायर्ड पर यूनिट डिफ्लेक्शन मीन्स इफ यू हैव टू compress or you can say compress the spring, say
पर यूनिट मीन्स 1 mm. यूनिट का मतलब है 1 unit. If you have to compress it for 1 unit or deflect the spring for 1 unit, so for that purpose, how much amount of the load we required, right? So ये हो गया लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन. तो आप कह सकते हैं K इज इक्वल टू, तो देयरफॉर K इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा, वेयर K इज द स्प्रिंग रेट, स्टिफनेस, no sorry, not this is the stiffness, spring force or stiffness. मैंने ये लिख दिया stiffness, spring force, stiffness या spring rate, that is denoted by K, and its definition is load required per unit deflection. Means for 1 unit of deflection के लिए how much we require the load. So that is the ratio of the load required per unit deflection, and this is denoted by K, which is called the stiffness of the spring or the spring rate or the spring force. You understand? तो ये एक हो गया स्प्रिंग फोर्स का, स्टिफनेस का. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यस, पिच. पिच P. तो पिच P क्या है? अगर पिच की बात करें तो जहां से देखिए आप, तो पिच P जो है एक्चुअल डिस्टेंस, ये जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू काइल्स इज नोन एज पिच, राइट? एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू काइल्स ऑफ द कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, व्हेन इट इज इन द अनलोडेड कंडीशंस, जब अनलोडेड कंडीशन में होगा. So at that time, the axial distance between the two coils, that is called the pitch. So लिख लेते हैं axial distance between the two coil is known as pitch, right? Axial distance between the two coil is known as pitch, and this is equal to, is known as pitch, and this is equal to, तो पिच को हम डिनोट करते हैं P से. तो पिच कितना होगा इसका? फ्री लेंथ जी आ गया आपका फ्री लेंथ, जहां से लेके जहां तक, दिस इज योर फ्री लेंथ LF. फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई, बिकॉज मैं पिच दो कायल के बीच में, I am denoting the pitch between the two coils. Suppose if it is having a n dash number of coils, total coils are n dash. Total pitch जो है, total अगर pitch की बात करूं मैं, ये सारी pitch को मैं ऐड करूं तो वो क्या बन जाएगा आपका? फ्री लेंथ.
अगर टोटल पिच की बात करूं, सो दैट बिकम्स फ्री लेंथ। तो अगर फ्री लेंथ को मैं नंबर ऑफ एक्टिव काइल से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ एक्टिव काइल से अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो आपकी क्या निकलेगा, वो फार्मूला आपका पिच का निकलेगा, फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई n डैश माइनस 1। तो एक्टिव काइल जो है इसमें क्या होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, एक काइल जो है, वन काइल, दैट इज द इनएक्टिव काइल हियर, बिकॉज दैट इज अटैच्ड विद द सीटिंग के साथ अटैच है, दैट इज इनएक्टिव काइल हियर। सो टोटल काइल इंक्लूडिंग दैट इनएक्टिव काइल आल्सो, टोटल नंबर ऑफ काइल्स जब बात करेंगे उसमें एक्टिव काइल प्लस इनएक्टिव काइल दैट इज इक्वल टू n डैश। तो n डैश आपका क्या है, n डैश आपका है टोटल नंबर ऑफ काइल्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ काइल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ काइल्स n डैश, यू अंडरस्टैंड। तो एक्टिव कितने होंगे, एक्टिव काइल जो मैं बात करूं, एक्टिव काइल दैट इज डिनोटेड बाई n। एक्टिव काइल को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, n के साथ। तो एक्टिव काइल कितना होगा, दैट इज n माइनस 1, n डैश माइनस 1, राइट। क्योंकि जो एक है, जो काइल इसके साथ अटैच है, उसका तो पिच होगा नहीं, बिकॉज इट इज अटैच विद द जो आपका इसमें कंडीशंस बनाई थी आपने इसकी एंड्स की जो पोजीशन होगी, जैसे स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड की बात करता हूं, तो जो उसकी पोजीशन होगी, तो एक एंड जो है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद परपेंडिकुलरली उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बिठा देंगे, राइट। तो वहां पे तो पिच नहीं होगा, बट वो काइल हम काउंट तो करेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ काइल कितने हो गए, n डैश। तो वन काइल दैट इज इन द इनएक्टिव पोजीशन, यू कैन से। सो टोटल नंबर ऑफ द काइल्स कितने हो गए, n डैश माइनस 1, जिनके बीच में क्या है, ये पिच है, जिनके बीच में क्या है, पिच है। जैसे इसके और इससे भी जहां पर भी है, जहां पर भी पिच है, जहां पर भी पिच है, या और जब जे एक्टिव काइल जो लास्ट वाला है, अगर इसके साथ मैं इसको ग्राउंड कर देता हूं, तो देयर यू विल नॉट गेट द पिच। तो फ्री लेंथ को अगर मैं फ्री लेंथ को टोटल नंबर ऑफ एक्टिव काइल से डिवाइड करूंगा n डैश माइनस 1 से, तो हमें एक ये जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्न है इनके बीच में वन पिच हमें मिल जाएगी, राइट। सो पिच इज इक्वल टू फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई n डैश माइनस 1। यू अंडरस्टैंड दिस, ये फार्मूला कैसे आया, पिच कैसे आया, फ्री लेंथ क्यों लिया, क्योंकि अगर टोटल पिच की बात करूं तो ये सारी पिच को आप ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फ्री लेंथ मिलेगा। तो जो फ्री लेंथ मिलेगा उसको अगर मैं नंबर ऑफ एक्टिव काइल से डिवाइड करूं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल जाएगा, पिच मिल जाएगी, P की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द मैथमेटिकल टर्म, P इज इक्वल टू फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई n डैश माइनस 1। अच्छा, उसके बाद कंप्लायंस, कंप्लायंस क्या होता है, कंप्लायंस, कंप्लायंस स्प्रिंग में एक टर्म है, दैट इज कंप्लायंस। तो क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस, राइट। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई के। ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई के inversely, not reciprocal, inversely. It is the inverse of the stiffness. It is the inverse of the stiffness. Stiffness का क्या होगा, इनवर्स होगा। Therefore, compliance is equal to 1 upon k, right? Compliance किसके बराबर है,
1/k, जहां पे एक और टर्म जहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होगी आपकी स्ट्रेन एनर्जी, strain energy of the spring, right? So this is equal to 1/2 W, the load which we are applying here, and this is delta, right? That is the deflection. This is the formula of strain energy. और अगर मैं W को, जैसे मैंने ये लिखा था आपका स्टिफनेस क्या था, K is equal to W upon delta, right? Therefore W is equal to delta into K. अगर मैं W की यहां पे डेल्टा इंटू के लिखूं तो स्ट्रेन एनर्जी दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा इंटू के राइट. So this is equal to delta square into K, right? Strain energy, this is equal to K delta square or delta square into K. तो strain energy हमारा क्या आ गया? This is equal to K into delta square, right? तो ये आपका strain energy है, that is denoted by U. So these are some important parameters, terms which we will use in the spring, helical compression spring. में ये सारी टर्म्स जो मैंने यहां पे ली हैं, दिस इज इन द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट टर्म इज दैट इज द सॉलिड लेंथ, दिस इज इक्वल टू द n dash into d, where n dash is the total number of the coil and d is the diameter of the wire. And then I have taken the free length. So free length, this is equal to the solid length plus n dash into d, solid length plus maximum deflection, that is delta maximum, plus clearance in case of deflection, that is taken as 15% of the maximum deflection, that is 0.15 delta maximum. So all these terms are like this, n dash into d plus delta maximum plus 0.15 into delta maximum, or second जो इक्वेशन थी इसकी वो लिखा था हमने n dash into d plus delta maximum, n dash into d plus delta maximum plus n dash minus 1 into 1 mm. If the clearance we have taken in terms of mm, तो अगर उसका 1 mm clearance लेते हैं, n dash minus 1 into 1. तो this is the free length. Then spring index जो है that is denoted by C, and this is a very important parameter in the spring. That is the ratio of the spring coil diameter of the spring coil to the diameter of the spring wire. So if D, capital D is the diameter of the spring coil and the small d, that is the diameter of the spring wire. So C is equal to D upon small d. This is the you can say spring index. C is equal to capital D upon small b. Then next parameter, which is very important in case of spring, that is the spring stiffness, spring force और spring rate. तो दो तीन इसके डिफरेंट नाम है, मैंने तीनों लिखे थे. And this is you can say this is the load required per unit deflection. Per unit deflection के लिए how much you require the load, and this is denoted by W upon K. This is denoted by K. तो this is mathematical. अगर इसका लिखें K is equal to W upon delta. This is the stiffness. Then compliance. This is another term. You can say it is the inverse of the stiffness. K, that is equal to 1 upon K. This is called the compliance. And then the strain energy. This is equal to 1/2 W into delta. तो ये आपका आएगा 1/2 K delta square. इधर भी लिखो equal to 1/2 K delta square. तो ये आपका strain energy. And then the pitch. Pitch क्या है? Pitch क्या है? Pitch is the axial distance between the two coils. दो coils के बीच में जो axial distance होगा,
that is called the pitch, and this is denoted by P, and this is equal to free length divided by n dash minus 1. So these are the parameters which are used in case of spring, right? In case of design of the spring or in the spring, these are very important parameters जो हमने पढ़े. Now I will discuss the end connections. End connections, this is also very important one कि इसमें end जो है कितने टाइप के end connections होते हैं, which end connection is most suitable, what is the purpose of the end connections, why we make the end connections. तो ये सारी चीजें जो हैं ये अब डिस्कस करेंगे, राइट. अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं एंड कनेक्शंस. एंड्स कनेक्शन फॉर कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग. So first of all, we will discuss about end connections. First point is why these end connections are formed, why they are required. Because end connections are suitably formed for the application of the load, or you can say for applying the load. तो पहला ये है end connections formed for apply the load on the spring, right? You understand? And connections are formed for applying the load on the spring. So there are, you can say there are 4 types of the end connections. 4 types of ends connection. 4 types हैं. First, plain type end connection. या प्लेन एंड कनेक्शन कह सकते हैं. सेकंड, स्क्वायर एंड कनेक्शंस, राइट. थर्ड, स्क्वायर एंड ग्राउंडेड and connections. चलो, स्क्वायर एंड ग्राउंडेड. पहले आप ग्राउंड एंड कनेक्शन लिख लो, 4th लिखेंगे. दिस इज ग्राउंडेड एंड कनेक्शन, राइट. एंड fourth is square and grounded and connection, right? So you can say there are 4 type of end connections: plain end connections, plain ends connection, square end connections, ground ends connections, and the square and the ground
एंड कनेक्शंस, राइट। अब क्या होता है, द एंड काइल्स, ये जो आपके स्प्रिंग में एंड काइल्स होंगे, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, देयर इज द there will develop the eccentricity of the loading, or you can say there is the eccentrification of the loading, जहां पे क्या होगा कि ये जो जितने भी स्प्रिंग में जितने भी ये एंड काइल्स जो होते हैं, इनके कारण क्या होता है, एसेंट्रिकसिटी जो है लोडिंग में क्या होगा, जो हम अप्लाई लोड करेंगे वहां पे क्या होगा, एसेंट्रिकसिटी वहां पे डेवलप होगी, यू अंडरस्टैंड। तो देयर इज द एसेंट्रिक लोडिंग यू कैन से। तो ये जो एसेंट्रिक लोडिंग होगी मींस स्प्रिंग जो है वो वन साइड के ऊपर क्या होगा, एसेंट्रिकसिटी वन साइड के ऊपर ज्यादा होगी, एंड द अदर साइड द एसेंट्रिकसिटी जो है दैट रिड्यूसेस, यू कैन से, राइट। तो एसेंट्रिक लोडिंग होने के कारण क्या होगा, जो एंड काइल्स हैं, अंडरस्टैंड, दोबारा करें, ये जो एंड काइल्स हैं उससे क्या होगा कि देयर इज द एसेंट्रिफिकेशन ऑफ द लोडिंग, जो आप लोडिंग लगाएंगे वहां पे क्या होगा, एसेंट्रिक एप्लीकेशंस वहां पे डेवलप होंगी। तो जो एसेंट्रिक एप्लीकेशंस होंगी उससे हमें क्या होगा, दैट द स्ट्रेस विल इंक्रीज वन साइड एंड डिक्रीज अदर साइड। तो ये जो एंड काइल्स हैं, सो यू कैन से, इसको लिखते हैं, ड्यू टू द एंड काइल्स ऑफ द स्प्रिंग, ड्यू टू द तो एंड आपको टाइप्स ऑफ द एंड कंडीशंस पता लगा। अब ये जो एंड्स में काइल होंगे, ड्यू टू, लिख लेते हैं, ड्यू टू द एंड काइल्स ऑफ द स्प्रिंग, इसके कारण क्या होगा, देयर इज अ सेंट्रिक एप्लीकेशन ऑफ द लोड। क्या होगा, ये जो लोड आप जो अप्लाई करेंगे यहां से, इसके कारण क्या होगा, लोड का सेंट्रिक एप्लीकेशन का मतलब सेंट्रिकसिटी ऑफ द लोडिंग वहां पे होगी, सेंट्रिसिटी ऑफ द लोडिंग होगी, मींस द लोड विल नॉट पास थ्रू द एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। तो इससे क्या होगा, जब एसेंट्रिकसिटी जहां पे डेवलप होगी, तो या आप कह सकते हैं सेंट्रिक एप्लीकेशन जो लोडिंग की होगी, इससे हमें दो चीजें होगी, एक सेफ वैल्यू ऑफ द लोड रिड्यूसेस, जो सेफ वैल्यू है हमारी ड्यू टू सेंट्रिकसिटी एंड काइल्स के कारण जो हमें सेंट्रिकसिटी मिलती है लोडिंग के केस में, तो उससे हमें क्या होगा कि जो सेफ वैल्यू ऑफ द लोड है वो रिड्यूस होगा, और जो सेकंड जो इसका इफेक्ट होगा वो क्या होगा, दैट विल अफेक्ट द स्प्रिंग रेट और स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग की फोर्स होगी या स्प्रिंग का जो रेट होगा उसको अफेक्ट करेगी। सो दिस इज द टू डिसएडवांटेज यू कैन से, अफेक्ट द स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस, जो भी बोल सकते हैं। तो इसके कारण हमें ये दो प्रॉब्लम्स हमें मिलेंगी। एक तो सेफ वैल्यू जो लोड की है वो क्या होगा, जितनी हमें सेफ वैल्यू जहां पे लोड की चाहिए वो रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमारा स्प्रिंग रेट इससे अफेक्टेड होगा, यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज क्या होता है कि इन केस ऑफ दिस हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग द स्प्रिंग रेट इज कांस्टेंट। इस केस में क्या है, स्प्रिंग रेट आपका यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और इसके कारण ये जो आपके एंड काइल्स हैं, अगर हम इनकी प्रॉपर काइलिंग नहीं करें तो क्या होगा, ये दो चीजें हमें जिससे मिलेंगी। तो इन दो चीजों से हमें क्या मिलेगा, जो स्ट्रेस है स्प्रिंग में जो स्ट्रेस होगी वो एक साइड के ऊपर इंक्रीज करेगी,
और दूसरे साइड के ऊपर क्या होगा, डिक्रीज करेगी, राइट। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द एंड, ये जो आपके काइल्स हैं, स्प्रिंग काइल्स हैं, इनका इफेक्ट मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंड कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं। हम एंड कंडीशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एंड कंडीशंस जो हैं इस पे फॉर्म करते हैं। तो इसके दो पर्पस हो गए। फर्स्ट हो गया वी विल अप्लाई द सुइटेबल लोड लगाने के लिए, और दूसरा जो एंड काइल्स हैं उनसे क्या होगा, एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोडिंग जहां पे प्रोड्यूस होगी, जिससे स्ट्रेस आपकी एक साइड के ऊपर ज्यादा होगी, एक साइड के ऊपर स्ट्रेस आपकी कम होगी, एक साइड पे स्ट्रेस इंक्रीज करेगी, दूसरी साइड पे स्ट्रेस डिक्रीज करेगी। और उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा कि सेफ वैल्यू जो लोड की हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, सेफ वैल्यू, और दूसरा स्प्रिंग रेट इससे इफेक्ट करेगा, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर हमारी जो नंबर ऑफ काइल्स हैं, स्प्रिंग हमारी नंबर ऑफ काइल्स स्मॉल है, स्प्रिंग हमारा छोटा है, नंबर ऑफ काइल्स उसमें स्मॉल है, तो ये जो इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं एसेंट्रिक लोडिंग का, ये इस इफेक्ट को हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड। सो टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दिस, और यू कैन से टू मिनिमाइज द इफेक्ट सो दैट द लोड, अप्लाइड लोड, जो स्टैटिक अप्लाइड लोड है वो उसी पोजीशन में, आप कह सकते हैं जो स्टैटिक अप्लाइड लोड है उसका जो अफेक्ट है या उसकी वैल्यू है वो उसी के ऊपर रहे, राइट। यू अंडरस्टैंड दैट। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे इफेक्टिव हमारा एंड पोजीशन होगी वो क्या होती है, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स पोजीशन। स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड पोजीशन से हमें क्या करते हैं, ये जो आपका एंड काइल होगा उसे फर्स्ट हम वी विल स्क्वायर इट एंड देन वी विल ग्राउंड द काइल। ग्राउंड मीन्स पहले हम क्या करेंगे, इस काइल को स्क्वायर करेंगे और उसके बाद फिर इस तरीके से इसके ऊपर ग्राउंड कर देंगे, इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से ग्राउंड हो जाएगा। दैट इज परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स एक्सिस। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द स्क्वायर एंड conditions that you can see in the diagrams also, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेंथी हो जाता अगर मैं डायग्राम बनाता, because I have to make myself on the board। तो इसको आप समझने की कोशिश करें। स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड पोजीशन क्या है, we will square the end coil and then it is grounded, perpendicular to the axis of helix, right, on the spring। you understand। so ये जो होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से जब हम करेंगे तो दिस इज कॉल्ड द स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड पोजीशन, राइट। स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स जो हमारे बनेंगे, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स, ये जो इसकी हम एंड पोजीशन बनाएंगे उससे एक तो हमारा इफेक्ट होगा कि हमारी जो एसेंट्रिक लोडिंग है वो क्या होगी, कम होगी, और जो हमारा लोड जहां पे अप्लाई करेंगे वो ऑलमोस्ट, ये जो लोड अप्लाई करेंगे तो वो उसकी जो लोडिंग कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, वो सेंट्रिक लोडिंग की तरफ उसकी कंडीशंस नहीं जाएंगी, राइट। तो जो हमारा स्प्रिंग है उससे हमें वी विल गेट द सेफ वैल्यू ऑफ द लोड एंड आल्सो द स्प्रिंग रेट और स्टिफनेस, यू कैन से दैट वी विल गेट द स्प्रिंग जो स्टिफनेस है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यू अंडरस्टैंड। So this is the ground and position, ground squared and ground and position। So there are 4 values of this। अब देखिए जब हम इस काइल को क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको ग्राउंड करेंगे इसके ऊपर। यू अंडरस्टैंड, द काइल विच इज इन कॉन्टैक्ट, द काइल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सिटिंग पोजीशन, ये जो आपकी सिटिंग पोजीशन होगी, this is called a sitting, which is the coils which are in contact with the sitting, these coils are called the inactive coil। अब आपको समझ आया inactive coil क्या होगा, जो आपकी सिटिंग पोजीशन है, राइट, ये आपकी होगी सिटिंग पोजीशन और ये जो काइल है ये इसके साथ अटैच है, तभी तो हम ऊपर से लोड अप्लाई करेंगे। यू अंडरस्टैंड, दैट इज द सिटिंग पोजीशन। तो ये जो आपकी सिटिंग ऑफ द काइल्स है, एंड व्हेन वी विल अप्लाई द लोड,
व्हेन वी विल अप्लाई द लोड, तो जो आपका स्प्रिंग एक्शन होगा वो बिटवीन दिस काइल एंड ये जो आपका सीटिंग जो इसके क्लोज कांटेक्ट में है, जो इसके कांटेक्ट में है, वहां पे स्प्रिंग एक्शन जो है वो क्या होगा, नहीं होगा, राइट। सो देयर इज नो स्प्रिंग एक्शन इन दैट काइल विच इज इन कांटेक्ट विद द सीटिंग। सीटिंग के साथ जो काइल कांटेक्ट में है, देयर इज नो स्प्रिंग एक्शन, एंड सो दैट काइल इज कॉल्ड द इनएक्टिव काइल। यू अंडरस्टैंड? सो तो इनएक्टिव काइल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इनएक्टिव काइल और एक्टिव काइल मैंने आपको बोला था दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। तो इनएक्टिव काइल क्या है? इनएक्टिव काइल, inactive coil, the part of the coil, the part of the coil which is in contact with the seating, the part of the coil which is in contact with the seating has नो स्प्रिंग फोर्स। तो ये जो काइल होगा, पार्ट ऑफ द काइल विच इज इन एक्टिव विद द स्प्रिंग, or you can say does not contribute any spring force। समझाया? does not contribute any spring force, so these coils are called the inactive coil। समझाया? what is the inactive coil? Inactive coil, the coil which is in contact with the seating, जहां पे आपने स्प्रिंग कोर्स को क्या किया, बिठाया है एंड पोजीशंस के ऊपर, जिस तरीके से बिठाया है जहां पे हम लोड लगाएंगे, तो डेफिनेटली आप अगर आप प्रैक्टिकली स्प्रिंग को देखें तो वहां पे फाइंड करेंगे कि आपके एक या दो काइल्स जो हैं ये बिल्कुल सिटिंग पोजीशंस के ऊपर इस तरीके से होते हैं, राइट, इसके साथ कनेक्ट होते हैं। जब आप लोड अप्लाई करेंगे तो जो स्प्रिंग फोर्स जो होगी, राइट, जो स्प्रिंग फोर्स जो होगी वो इनके जो दूसरे काइल्स हैं उसमें होगी, बट ये जो काइल विच इज इन कांटेक्ट विद द सीटिंग, वहां पे वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे स्प्रिंग फोर्स के लिए, स्प्रिंग फोर्स के लिए वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो वो वाले काइल हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव काइल, राइट, सॉरी इनएक्टिव काइल। तो अगर एक्टिव काइल की बात करूं, एक्टिव काइल द काइल्स विच कंट्रीब्यूट द स्प्रिंग फोर्स, राइट, एक्टिव काइल्स क्या हुआ, द काइल्स विच कंट्रीब्यूट द स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स को कंट्रीब्यूट करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव काइल्स। तो ये आप डिनोट करते हैं एन के साथ, राइट। तो एन डैश जो होगा वो आपके टोटल नंबर ऑफ काइल होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ काइल क्या होगा, अगर मैं एन डैश की बात करूं, अब आइए यहां पे, अगर एन डैश आपके टोटल नंबर ऑफ काइल हैं तो वो किसके बराबर होंगे, एन तो हो गया नंबर ऑफ एक्टिव काइल प्लस नंबर ऑफ इनएक्टिव काइल प्लस नंबर ऑफ इनएक्टिव काइल। ये जो आपकी डिफरेंट ग्राउंड कंडीशंस हैं उसमें जो आपके इनएक्टिव काइल्स हैं उसकी डिफरेंट पोजीशन दी है, दैट यू कैन सी फ्रॉम द चार्ट कि प्लेन एंड के ऊपर सॉलिड लेंथ कितनी है, आपकी फ्री लेंथ कितनी होगी, सॉलिड लेंथ कितनी होगी। तो ये आपका चार्ट आपको दिया होगा, वहां पे आप सारी वैल्यूज देख सकते हैं, राइट। तो वहां पे आपको सारी वैल्यूज मिलेगी, यू अंडरस्टैंड। तो वो आप चार्ट आप बुक से देख सकते हैं, डाटा बुक से देख सकते हैं, तो वहां से। लेकिन ये जो आपकी पोजीशन थी, जैसे हमने लिखा था एन डैश इज द टोटल नंबर ऑफ काइल्स, तो टोटल नंबर ऑफ काइल्स क्या बनता है, नंबर ऑफ द एक्टिव काइल्स प्लस द काइल विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द सीटिंग, राइट। तो ये आपके बन गए टोटल नंबर ऑफ काइल, यू अंडरस्टैंड, एक्टिव काइल एंड इनएक्टिव काइल, यू अंडरस्टैंड। Another point to discuss here, जैसे मैंने आपको बताया, if you go on increasing the load
ऑन द स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग के ऊपर लोड को इंक्रीज करते हैं तो आपके जो इनएक्टिव काइल्स जो हैं वो भी क्या होंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। सपोज अगर आप कम लोड लगाते हैं, आई विल से दैट इनएक्टिव काइल इज ओनली वन, बट इफ यू विल इंक्रीज द लोड ऑन द स्प्रिंग, द इनएक्टिव काइल दैट आल्सो इंक्रीजेस, इट मे बी टू। रीजन इज, ये जो अपर जो एक या दो काइल होगा दैट इज इन कांटेक्ट विद द सिटिंग, तो सिटिंग के साथ क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाएगा, तो जहां पे ये कंट्रीब्यूट स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, राइट। तो इसी तरीके से इफ वी विल गो ऑन इंक्रीजिंग द, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीजिंग द लोड, यू कैन से इंक्रीजिंग द लोड, अगर इंक्रीज करें लोड को तो दैट increases the number of, that increases the number of inactive coils, right। तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ इनएक्टिव काइल को इंक्रीज करेगा। जब आप लोड बढ़ाएंगे तो ये वेरी कर सकता है, मतलब दैट वेरीज फ्रॉम 0.5 to 1 ton, right, that varies from 0.5 to 1 ton, ये वेरी करेगा। यू अंडरस्टैंड दैट ये वेरी करेगा 0.1 and that is in the usual working condition की बात करता हूं। बट इफ आई विल एक्सेसिवली इंक्रीज द लोड, अगर मेरी वर्किंग कंडीशंस थोड़ी सी सीवियर हैं तो इसके टर्न जो हैं वो 0.5 से 1 मैंने बताया था, ये और भी इंक्रीज हो सकते हैं। यू अंडरस्टैंड। तो ये आपकी एंड पोजीशंस थी इन केस ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग। दोबारा सुन लीजिए, एंड कंडीशंस जो है, देयर आर 4 टाइप ऑफ एंड कंडीशंस, प्लेन एंड कंडीशन, ग्राउंड स्क्वायर एंड कंडीशन, ग्राउंड एंड कंडीशन एंड स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड कंडीशंस, राइट। व्हाई इट इज मेड फॉर, किस लिए ये, इसका एडवांटेज क्या था। फर्स्ट एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू अप्लाई द लोड, राइट, जहां पे आपने लोड अप्लाई करना है तो डेफिनेटली उसकी एंड कंडीशन तो स्प्रिंग की होनी चाहिए ना, जहां पे आप लोड को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट, ये लोड अप्लाई करने के लिए हमें सुइटेबली फॉर्म करने पड़ती हैं, इसकी एंड पोजीशंस को सुइटेबली फॉर्म करना पड़ता है, दैट इज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, राइट। तो मैंने आपको नंबर ऑफ लोड्स भी बता दिए। अब देखिए इसमें व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर कि एंड काइल्स जो हैं, अब क्यों इसकी एक तो जरूरत पड़ी कि एप्लीकेशन ऑफ द लोड, सेकंड जो था कि जो आपके एंड काइल्स हैं, राइट, एंड काइल्स से क्या होगा, जब हम लोड लगाएंगे, व्हेन वी विल अप्लाई द लोड ऑन द स्प्रिंग, सो यू कैन से देयर इज द एप्लीकेशन ऑफ द एसेंट्रिक लोडिंग। क्या होगा, एसेंट्रिक लोडिंग होगी। रीजन इज ड्यू टू द एंड काइल्स के कारण। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए, क्योंकि एसेंट्रिक लोडिंग से हमें क्या होगा, अगर आपकी एसेंट्रिक लोडिंग होती है तो व्हाट हैपेंस देयर, एसेंट्रिक लोडिंग से एक तो हमारा जो द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड है दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द सेफ लोड, एंड द सेकंड वन क्या होगा, इसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, और दूसरा हमारा जो है दूसरा हमारा क्या पोजीशन होगी, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा हमारा मैं बता रहा था कि इसकी जो सेफ लोड की वैल्यू है रिड्यूस होगी, और दूसरा हमारा जो स्प्रिंग रेट है, स्टिफनेस है, वो क्या होगा, वो भी अफेक्टेड होगा।
तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा सबसे इफेक्टिव एंड की बात करें हम, दैट इज द स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड, राइट। ये एंड जो हम अगर ऐसी एंड कंडीशंस देते हैं, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड कंडीशंस, तो इसमें जो हो इसकी एसेंट्रिक लोडिंग कंडीशंस जो फॉर्म करेंगे हमारे एंड काइल्स, दैट विल मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रिक लोडिंग, राइट। So you can say that will minimize the effect of the centric loading. Up now the things are, what is the square and ground and position? Square and ground and position means जो आपकी end coil है, first we will square it, then we will ground this coil perpendicular to the axis of the helix on the other coil. इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। You understand? तो इससे क्या होगा, यू अंडरस्टैंड, जहां पे क्या द काइल्स विच कम इन कांटेक्ट विद द सिटिंग पोजीशन, ये आपकी हो गया सिटिंग पोजीशन। जो काइल इसके कांटेक्ट में होगी, सिटिंग पोजीशन के कांटेक्ट में होगी, व्हाट हैपेंस, दैट काइल इज द इनएक्टिव काइल। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट काइल विल नॉट कंट्रीब्यूट एनी स्प्रिंग फोर्स और स्टिफनेस और स्प्रिंग एक्शन। वो काइल कोई भी स्प्रिंग एक्शन कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। एंड देन अदर काइल्स विच कंट्रीब्यूट द स्प्रिंग एक्शन, दे आर कॉल्ड द एक्टिव काइल्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द लोड ऑन द स्प्रिंग, सो व्हाट हैपेंस, द इनएक्टिव काइल दैट मे वेरी फ्रॉम 0.5 to 1, और यू कैन से 1 काइल आप वेरी कर सकते हैं। जैसे जैसे लोड इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी जो इनएक्टिव काइल है वो भी इंक्रीज हो सकती है, होगी, राइट। वैसे वैसे वो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज द नंबर ऑफ इनएक्टिव काइल वेरीज फ्रॉम 0.5 to 1 टर्न। बट इफ वी विल इंक्रीज मोर लोड, सो इट्स वैल्यू, ये जो वैल्यू है अप टू 1 टर्न, दैट कैन गो अप आल्सो, दैट कैन गो अप टू 2 टर्न लाइक दिस। So this is the end position of the helical compression spring. आप इसी तरीके से हम आप दूसरा होगा एंड ends connection for tension helical spring। तो एंड कनेक्शन जो टेंशन हेलिकल स्प्रिंग के है वो क्या है, ये आपका टेंशन हेलिकल स्प्रिंग है। इसमें आप देखें जो एंड कनेक्शंस है, दैट इज जस्ट लाइक ए लूप और हुक। ये जो है एंड कनेक्शंस क्या है, हुक और लूप। तो दिस इज मेड, ये कैसे बनते हैं, आइदर हाफ काइल को बाउंड करें या फुल काइल को भी बाउंड करने से हमें ये लूप और हुक मिल सकते हैं, राइट। सो यू कैन से may be made by turning the whole coil or half coil, right? You understand?
जहां पूरी कायल को, इसको क्या करें आप, पूरी कायल को टर्न करें या हाफ कायल को टर्न करें, तो इसमें क्या मिलेगा, जो आपको ये है, दिस इज आपका जो ये एंड कंडीशंस हैं, ये एंड्स हैं आपके कौन से हैं, दैट इज द लूप और हेलिकल स्प्रिंग, एंड दैट इज मेड बाय टर्निंग द होल कायल और हाफ कायल, यू अंडरस्टैंड। तो इसमें जो डिसएडवांटेज की बात करूं मैं, अगर ऐसे केसेस में क्या होगा, ये जो यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन is more, right, on the hook और लूप। पहले तो ये बात है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो जहां से क्या होगा, जहां पे जो भी आपके अटैचिंग डिवाइसेस हैं, वहां पे क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इस केस में। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा, जो आपकी वायर होगी वो क्या होगा, फेलियर हो जाएगी, राइट। वायर का फेलियर होगा मींस ये हुक आपकी टूट जाएगी, वायर आपकी टूट जाएगी। तो फेलियर ऑफ द वायर ड्यू टू दिस, ठीक है ना, फेलियर ऑफ द वायर। तो ये आपके एंड्स कनेक्शन थे फॉर द टेंशन हेलिकल स्प्रिंग्स, that is made by turning the whole coil or half of the coil, and इसमें जो आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज आपको लगेगा वो क्या होगा कि ये जो टर्निंग जो पॉइंट है, जहां से ये हुक जो है जहां पे इसके साथ अटैच हुआ है, वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या होगा, हुक जो है वो वहां से टूट सकती है। जब वायर जो है, जब अगर अपने अदर डिवाइसेस जहां पे लगाए हैं, अटैचिंग डिवाइसेस लगाए हैं, तो वहां पे क्या होगा, वायर ब्रेक हो जाएगी और ये आपका टूट सकता है, राइट। तो ये आपका हो गया एंड कनेक्शंस इन केस ऑफ टेंशन हेलिकल स्प्रिंग, यू अंडरस्टैंड, एंड कनेक्शन इन केस ऑफ टेंशन हेलिकल स्प्रिंग। तो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज ओवर। जो आपका थ्योरी पार्ट था, कंप्लीट थ्योरी पार्ट, जितने जो कुछ भी था जहां पे, बिकॉज जो फर्स्ट लेक्चर था, दिस यू कैन से दिस इज आल्सो द कंटिन्यूड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर, बिकॉज दैट वाज बिट लेंथी, तो मैंने वहां पे स्टॉप कर दिया था। तो उसमें ये सारी कंप्लीट इंट्रोडक्शंस आपकी हो गई, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग की डेफिनेशंस क्या है, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मटेरियल हम कहाँ यूज करते हैं, बस सॉरी, मटेरियल इसमें क्या यूज होगा, कौन सा मटेरियल हमारा होगा, किस तरीके से हम लेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल्स क्या होगा, डिफरेंट पर्पस में अगर अपना स्प्रिंग यूज करना है, स्वेयर अगर आपका एक्शन है, या एवरेज एक्शन में करना है, या लाइट एक्शन में आपने करना है, स्वेयर सर्विस कंडीशंस है या एवरेज सर्विस कंडीशन है, तो ये सारा आपको कंप्लीट जहां तक आपका कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद जो पार्ट थोड़ा सा रहता था, वो रहता था दैट इज द टर्म्स यूज्ड इन द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आई हैव डिवाइडेड दिस लेक्चर इन टू पार्ट, क्योंकि ये आपको सीधा जब सेकंड लेक्चर में आपको सेकंड लेक्चर हम जहां पे आप पढ़े, जब मैं उसको सेकंड लेक्चर को जब मैं यूट्यूब के ऊपर डालूं, तो ये सीधा लेक्चर जहां से आ जाएगा, पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, तो वो सारा दिया है। एंड कनेक्शंस भी मैंने कंप्लीट करके दे दिए हैं, और इसका एक टेबल है, प्लेन एंड हो तो उस वक्त एन डैश इज इक्वल टू एन होगा, जो आपका ग्राउंड स्क्वायर एंड होगा वहां पर भी एन डैश की क्या वैल्यू होगी, फ्री लेंथ क्या होगी, पिच क्या होगी, तो ये पूरा टेबल आपको आपकी जो डिजाइन डाटा बुक है वहां से मिलेगा, वहां से देख लीजिए। अदरवाइज आई कैन राइट डाउन हियर, बट देयर इज नो नीड ऑफ दैट, राइट, बिकॉज यू कैन गेट हियर। तो दिस इज नाउ द एंड। उसके बाद मैंने एंड कनेक्शंस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर जो आपके हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग थे उस केस में एंड कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसका इफेक्ट क्या था, जो आपकी एंड काइल्स हैं उससे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, क्यों हम एंड कनेक्शंस बनाते हैं, क्या जरूरत है एंड कनेक्शंस की, तो ये सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और इसी तरीके से जो टेंशन हेलिकल स्प्रिंग है उसके जो एंड कनेक्शंस हैं वो तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो हुक्स या लूप के केस में बनाते हैं,
and how we will make it, that we will turn the coil half coil or full coil, right? तो इसमें थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज था कि इन केस ऑफ दिस यू विल गेट यू विल हैव द मोर स्ट्रेस कंसंट्रेशन, राइट? तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा होने से क्या आता है कि यूजली हमारा समटाइम्स यू कैन से हमारे हुक जो है इस पोजीशन से जहां ब्रेक हो जाएगी जब वायर हमारी ब्रेक होगी, राइट? तो दिस इज अबाउट योर थ्योरेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्प्रिंग का एनालिसिस, फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, राइट? स्प्रिंग में जो फोर्स एनालिसिस है पहले उसका एनालिसिस होगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आल्सो। जो स्टूडेंट्स आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसके लिए तो है ही है कंप्लीट, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तो सारा उसमें कंप्लीट होगा ही होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे वो मेरे डिजाइन के ऊपर होंगे, राइट? तो यू कैन से ये जो स्प्रिंग का मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, तो दैट विल कैटर द डिमांड ऑफ दिस आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज वेल एज द मशीन डिजाइन। तो ये दोनों के लिए सुइटेबल है। तो ये इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना था, सो दैट द स्टूडेंट्स हु आर अटैच विद द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये टॉपिक जो है वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी है, तो उनको भी इस टॉपिक का फायदा होगा। ये जो जितनी इंट्रोडक्शंस हैं सारा फायदा होगा। और उसके बाद फोर्सेस एनालिसिस, हम स्ट्रेस एनालिसिस निकालेंगे, जब फोर्स एनालिसिस निकालेंगे वो भी इसमें कंप्लीट होगा, वो भी आपके उधर सिलेबस में है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ springs or the design of the springs that we will do. So this actually you can say इसके 6 से 7-8 लेक्चर्स बनेंगे, जिसमें मैं कन्वेंशनल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स भी निकालूंगा और वो न्यूमेरिकल्स जो आपके गेट में है या दूसरे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में है वो भी हम इसमें करेंगे। तो दिस इज ए बिग टॉपिक, यू कैन से इसको बहुत डिटेल में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड तक बहुत डिटेल में मैंने दिया है। तो इसको आप पूरा एक कंटिन्यूटी से अगर आप पढ़ते हैं फ्रॉम लेक्चर 1 से लेक्चर एंड तक, सो दैट विल गिव यू द बेनिफिट। तो उससे आपको कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप गेट का एग्जाम दें, यूपीएससी का एग्जाम दें, अदर प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस दें, चाहे इवन अपने बीटेक के लिए इसको थोड़ा पढ़ना है, तो ये सारा राइट फ्रॉम द you can say bottom to top you will get each and everything. So 2 days enough. So 2 days I think tomorrow I will take another class. तो ये आज तक इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।